हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। आज हम लोग एक नया चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल के अलावा माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ। अर्थ पे क्या है, मेजर सिस्टम है माइक्रोब्स का, है ना, मेजर कंपोनेंट। You have studied about diversity of living organisms in class 11. Do you remember which kingdom among the living organisms contain microorganisms? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे, एंड साथ साथ फंजाई में एक माइक्रोऑर्गेनिज्म था ईस्ट। Which are the ones that are only microscopic? इसमें से कौन से ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक थे? तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। सिंगल सेलर प्रोकैरियोट्स एंड सिंगल सेलर यूकैरियोट्स। Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants. माइक्रोब्स जो है वो हर जगह अवेलेबल है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड आवर बॉडीज, हमारे बॉडीज के अंदर, एंड दूसरे एनिमल एंड प्लांट के अंदर भी क्या है, माइक्रोब्स जो है वो अवेलेबल है। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स could possibly exist, है ना। Sites such as deep inside the glacier geysers, thermal vents where the temperatures may be high 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of snow several meter thick and highly acidic environment। माइक्रोब्स के बारे में बोला जा रहा है कि वो ऐसे ऐसे एक तो नॉर्मल जगह पे रहते ही हैं, वाटर में, एयर में, है ना, एनिमल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना। इसके साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना क्या होते हैं, लगभग नामुमकिन होते हैं, उस जगह पे भी होते हैं। जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट जो है जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं, है ना। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव करते हैं। ठीक। डीप इन द सॉइल के अंदर, अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक स्नो के लेयर के नीचे भी जो होते हैं माइक्रोब्स हो सकते हैं। एंड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, fungi and microscopic animals and plant viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infectious agent। तो बोल रहा है कि माइक्रोब्स कौन कौन है, तो हमने यूनिसेलुलर में तो देखा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। फंजाई में ईस्ट आता है और भी माइक्रोब्स हो सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस वायरोइड्स एंड प्राइमन्स, है ना। माइक्रोस्कोपिक के अंदर कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट वायरस, वायरोइड्स, प्राइमन्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके माइक्रोब्स के अंदर आ जाएंगे, है ना। Some of the microbes are shown in figure 8.1 and 8.2। इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक।
Microbes like bacteria and many fungi can grow on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes. जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस के, बैक्टीरिया और फंजाई के, है ना, पेट्री डिश में कल्चर ग्रो कर सकते हैं, उसका मोल्ड ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडिया में उसे कॉलोनाइज कर सकते हैं, उसको ग्रो हो जाने के बाद उसे हम नेक्ड आई से क्या करते हैं, देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह का कल्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी पे के लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे उस डायग्राम का बात किया जा रहा था, तो उसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला है बैक्टीरिया, है ना, रोड शेप बैक्टीरिया है, जो कि 1500 टाइम्स जो है क्या हुआ है, जूम किया गया है। कितना टाइम्स, 1500 टाइम्स जो है, 1500x जो है वो जूम किया गया है। दूसरा है स्पेरिकल्स एंड द मैग्नीफाई, स्पेरिकल फोकस जो है वो भी क्या है, 1500 टाइम्स जूम किया जाएगा तो ऐसा दिखेगा। एंड तीसरा, रोड शेप को जब 50,000 टाइम्स जो है ना, 50,000 टाइम्स जो है जूम किया, तब जाके हमें फ्लैजिला जो है वो दिखा। ए रोड से बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजिला मैग्नीफाइड 50,000x। एक रोड से जो है फ्लैजिला तब दिखता है जब उसे 50,000 टाइम्स जो है वो क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया है, उसे जूम किया गया। उसके बाद यहाँ पे है एक बैक्टीरियोफेज, है ना, ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज। दूसरा जो है ये है राइनो वायरसेस। ये कौन है, दूसरा में एडिनो वायरसेस है, नोट राइनो वायरस, ये है एडिनो वायरस। ठीक है, आपसे फिगर पूछ लेगा कि ये कौन सा वायरस है, तो ये है एडिनो वायरस, है ना। तो ये कैसा है, एडिनो वायरस। और इस कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस जो है, कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस, ये किसका है, रोड शेप टोबैको मोजाइक वायरस। ये किसका वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि यू नो 1 लाख से 1,50,000 तक जो है ना, 1,50,000 तक जूम करके देखा गया टोबैको मोजाइक वायरस से, तो वो ऐसा दिखता है ना। हालांकि इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देख रखे हैं कि उसमें प्रोटीन का कोड जो होते हैं वो अरेंज होता है इसके चारों साइड, उस फिगर में और इस फिगर में बहुत डिफरेंसेस हैं, है ना। ये देखने से लगता नहीं है कि टोबैको मोजाइक वायरस होगा, बट आपसे एग्जाम में पिक्चर डाल के पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वायरस है। ठीक है, तो एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज, इवन इवन अगर आप गौर करोगे ना, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियोफेज दे रखा है, उसमें इसके नेमिंग पे भी क्या है, डिफरेंसेस हैं, है ना। वहाँ पे कॉलर जो है वो इस पार्ट को बोला गया है, ठीक है, बट यहाँ पे पूरे पूरे पार्ट को क्या बोला गया है, कॉलर बोला गया है। वहाँ पे पिंक्स एंड पोंग्स का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे पिंक्स एंड पोंग का जिक्र किया हुआ है। तो जब आप एग्जाम देंगे, है ना, अगर आपके सामने ये क्वेश्चंस आता है तो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर्स का फोटोग्राफ्स है, उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग करना पड़ेगा। तो दोनों आप यहाँ पे गौर करें, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये जो है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि उसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक। तो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश, ये जो है कॉलोनीज ग्रो है। एंड सेकेंड में फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश, और यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंगल का जो है ग्रोइंग, है ना, कॉलोनी डिश में दे रखा है। In chapter 7 you have read the microbes cause large number of disease in human beings, बिल्कुल सही बात है। They also cause disease in animal and plants, ये भी सही बात है। But this should not make you think that all microbes are harmful, हालांकि आपने देखा कि माइक्रोब्स जो है वो ह्यूमन पे, है ना, उस पे बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, ना कि ह्यूमन, प्लांट और दूसरे जानवर पे भी
बहुत सारे डिजीज काज करते हैं, जैसे कि फंगस का देखा हमने, एल्ब्यूगो है ना, और ह्यूस्टिलैगो पक्सीनिया डिजीज है ना, फंगस के वजह से हो रहा है प्लांट के ऊपर। एनिमल में भी बहुत सारे डिजीज हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सभी के सभी क्या है, हार्मफुल है। ठीक है। Several microbes are useful to men in diverse ways. Several microbes are useful to men in diverse ways. बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। Some of the most important contributions of microbes in human welfare are discussed in this chapter. उसमें से कुछ important contributions of microbes to human welfare are discussed, उसमें से कुछ का जिक्र हम लोग यहाँ पे करेंगे जो क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और हमारे हाउस होल्ड में अवेलेबल है। You would be surprised to know that we use microbes or product derived from them everywhere every day। हम लोग हर दिन माइक्रोब्स का यूज करते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा और उसके प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं है ना, उसका यूज हम लोग हर दिन करते हैं। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड का बनना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक माइक्रोब्स की मदद से ही हम लोग लेते हैं। Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert into the curd। है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गए एंड अदर कॉमनली कॉल्ड, ना कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो सकते हैं है ना, जिसे मिला के कॉमन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, जिसे मिल्क में ग्रो कराते हैं और उसे वो कर्ड में बदलता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ग्रोथ के समय में लैक्टोसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड, और दैट प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट, जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, वो मिल्क को कोगुलेट करता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट, है ना, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ए स्मॉल, नॉट कम्प्लीटली, पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। इस जब हम लोग कर्ड बनाने की को बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ना, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है वो हम मिल्क में ऐड करते हैं एट राइट टेम्परेचर्स, ताकि उसमें वो इनोकुलम की तरह काम करे, स्टार्टर की तरह काम करे, वो खुद फिर खाए, है ना, मतलब ग्रो करे माइक्रोब्स और पूरे के पूरे मिल्क को क्या करे, कर्ड बनाए। which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, है ना, suitable temperature पे ग्रो करे, thus converting milk to curd, which also improve the nutrition quality by increasing vitamin 12, है ना, विटामिन 12 जो है उसकी क्वालिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इन आवर स्टोमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यहाँ तक कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो हमारे स्टोमक के अंदर, नोट इंटेस्टाइन, आप गौर करो, हमारे स्टोमक के अंदर बहुत सारे ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, रोकते हैं। द डोज which are used to making food such as dosa and idli also fermented by bacteria। डो जो होते हैं
which are used to making food such as dosa and idli also fermented by bacteria। उसको भी ferment किया जाता है, किससे? बैक्टीरिया से ferment किया जाता है। The puffed up appearances of the dough due to the production of CO2 गैस। यहाँ पे एग्जाम में आपको CO2 के जगह O2 गैस दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि CO2 वो पफ्ड अप अपीयरेंसेस, जो फूला हुआ अपीयरेंसेस आते हैं डो के अंदर, वो किस वजह से आते हैं? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 के प्रोडक्शंस के बारे में कैन यू टेल अस अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस इन सुटेबल formation of CO2? Where do you think the bacteria for this fermentation came from? Similarly, the dough which is used to making bread, सेम इसी तरह से Similarly, the dough which is used to making bread is fermented by Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae, है ना। जहाँ पे डो जो बनाते थे इडली एंड डोसा के लिए, वो किसके, वो उसको कौन फर्मेंट करता था? बैक्टीरिया। लेकिन है ना, जो ब्रेड के लिए बनाते हैं, जो ब्रेड के लिए जो फर्मेंटेशन करते हैं डो का, उसका वो किसके मदद से करते हैं? वो ईस्ट के मदद से करते हैं, जिसका दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। A number of traditional drinks and food are also made by fermentation by microbes, है ना। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो है वो माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के से बनते हैं। टोडी a traditional drinks of the some part of the South India is made by fermenting sap from palm। पाम के जो शेप होता है उसे फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है? टोडी बनाया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट एंड टू मेक फूड। माइक्रोब्स की मदद से जैसे कि फिश को फर्मेंट करने में मदद मिलता है, सोयाबीन को फर्मेंट करने में, बैम्बू शूट को जो फर्मेंट करता है ना, ताकि उससे फूड बनाया जा सके। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज्ड। और पनीर बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज हम लोग करते हैं। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर करेक्टरिस्टिक टेक्सचर्स, फ्लेवर एंड टेस्ट, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ चीज जो हमें मिलते हैं, वो डिफरेंसेस जो है किस बेसिस पे है? उसका टेक्सचर्स कैसा है, करेक्टरिस्टिक टेक्सचर। हर चीज का अलग अलग करेक्टरिस्टिक टेक्सचर्स होगा, अलग अलग फ्लेवर होगा और अलग अलग टेस्ट होगा। तो करेक्ट टेक्सचर्स कैसा है, फ्लेवर कैसा है, एंड टेक्सचर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, एंड टेस्ट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। The specificity coming from the microbes use, specificity coming from microbes use, है ना। और ये स्पेसिफिसिटी कि उसका टेक्सचर्स कैसा होगा, उसका फ्लेवर कैसा होगा, एंड उसका टेस्ट कैसा होगा, किस बात पे डिपेंड करता है? कि उस चीज के अंदर कौन सा माइक्रोब्स का यूज किया गया है। For example, the large holes in Swiss cheese are due to production of amount of CO2 by bacteriums, name as Propionibacterium sarmani। मतलब स्विस चीज जो है उसमें किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। स्विस चीज में किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम सार्मैनी। दूसरा चीज के बारे में जिक्र किया, द रॉकी फोर्टाई चीज। दूसरा चीज के बारे में बात किया गया है, किसके बारे में? The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungus on them, है ना, which give them a particular flavor, है ना, which give them particular flavor। यहाँ पे क्या करता है? वो पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करता है ना। स्पेसिफिक रॉकीफोर्ट चीज जो है आर राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम, उसके ऊपर, इस चीज के ऊपर एक अलग प्रकार के, जैसे रॉकीफोर्टाई चीज जो है फंगल का ग्रो किया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसे क्या करे? पर्टिकुलर फ्लेवर दे,
है ना। आप यहाँ पे गौर करो, ये बात कर रहा है फ्लेवर का। हमने देखा कि अलग अलग चीज जो है उसमें अलग अलग टेक्सचर्स हो सकते हैं, अलग अलग उसका फ्लेवर हो सकते हैं, अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम सैरमैनी एंड वो तो स्विस ची बनते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शंस होते हैं, है ना। पफी अपीयरेंसेस उसमें भी होता है स्विस ची में, एंड गैप्स पाए जाते हैं उसमें जहाँ पे CO2 जो था वो अवेलेबल था। रॉकी फोर्टाई चीज में आपको याद रखना है कि रॉकी फोर्टाई जो है उसमें उसका करेक्टरिस्टिक टेक्सचर्स नहीं, उसमें करेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं, है ना, अलग टेस्ट नहीं, अलग टेक्सचर्स नहीं। किस पे बात किया जा रहा है, पर्टिकुलर फ्लेवर, है ना। उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्लेवर होगा, इस फ्लेवर पे बात करो। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए, पूरा लाइन सेम देगा, पूरा लाइन, द रॉकी फोर्टाई चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम which gives them a particular texture, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर टेक्सचर्स नहीं है, पर्टिकुलर फ्लेवर है ना, या पर्टिकुलर टेस्ट दे देगा तो आप सही समझोगे, लेकिन सही है नहीं, है ना। ये वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको ये मेमोराइज करना है, याद करके रखना है कि यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लेवर का बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो भी यूज था माइक्रोब्स का वो खत्म होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।